हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने देखा कि फ्रांस में नेशनल असेंबली फॉर्म हो चुकी थी, ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से। लेकिन हमने देखा कुछ समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने नेशनल असेंबली पर कब्जा कर लिया, ओके, और डिक्टेटर बन गया। ओके, ये कब होती है? ये 1799 से ओके रूल करना शुरू करता है और 1850 तक करता है। इसी बीच उसने क्या किया, एक कोड, नेपोलियन ने एक कोड मीन्स रूल एक्ट इंट्रोड्यूस किया। कब? 1804 में। उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे? तो कोड डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर जो स्पेशल राइट दिए गए थे उसको खत्म कर दिया गया था। खत्म कर दिया गया किसके राइट्स? जो क्लर्जी के और जो नॉबल्स थे, ओके, जो उच्च कुल में जन्म लेने वाले थे, रिच थे, ओके, उनके जितने भी प्रिविलेज थे, उनको क्या प्रिविलेज था? तो पहला प्रिविलेज ये था कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स कौन देता था? तो कॉमन पीपल देते थे, जो 90% परसेंट फ्रांस के कॉमन पीपल यानी कि आम जनता थे। तो अब ये क्या कर दिया गया, इनको प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया, अब ये भी टैक्स देंगे। सेकंड पॉइंट एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ओके, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो फिर नेपोलियन कोड के तहत आम आदमी को ओके समान समान नागरिक अधिकार दिया गया, यानी कि जो क्लर्जी और नोबल्स थे, ओके, उनके बराबर ला के खड़ा कर दिया गया। कोई गरीब नहीं है या फिर कोई अब पिछड़ा नहीं है, सबको अब सब बराबर हैं। ओके, ओके, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, जो जो प्रॉपर्टी थी वो पहले गवर्नमेंट की होती थी, अब किसानों की हो गई। ओके, जिसके जो जिस इलाके में था उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, यानी कि अब वो खरीद सकता है बंदा प्रॉपर्टी। ओके, एंड सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यानी कि जो पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन था वो कठोर था, काफ़ी कॉम्प्लिकेट था, उसको सॉफ्ट बनाया गया जिससे कि जनता को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम मीन्स वही जैसे हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम है, कुछ ऐसा ही वहाँ पे था। ओके, ओके, तो इसको खत्म कर दिया गया। ओके, क्योंकि इसके अंडर में जो फार्मर्स होते थे वो वर्क करते थे। ओके, एंड फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड ड्यूज। सर्फडम मीन्स एक तरह से बेगारी, जमींदारों के अंदर में ओके काम करना और बहुत कम पैसे सैलरी मिलना, मजदूरी मिलना, और जो बकाए थे, जो किसानों के बकाए थे, ओके, यानी कि किसान इनसे ऋण लिया हुआ था वो सब खत्म कर दिया गया, सब माफ कर दिया गया। तो इस तरह से कोड के तहत पूरे फ्रांस में ओके, और जहाँ तक ये कोड इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। जमींदारी प्रथा यानी कि लगभग जमींदारी प्रथा ही थी, उसको खत्म कर दिया गया, किसानों को बहुत राहत दी गई। ओके, ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिटी सिस्टम्स वर इम्प्रूव। ट्रांसपोर्ट किस लिए? क्यों ट्रांसपोर्ट? यानी कि सड़क बनाए गए, सड़क को नॉर्थ फ्रांस से साउथ फ्रांस जोड़े गए और इधर स्विट्जरलैंड, पोलैंड, जर्मनी से जोड़े गए ताकि व्यापार हो सके। ओके, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सके, पहले जो नहीं हो पाता था। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इस तरह से नेपोलियन ने फ्रांस को सुधारने का काम किया, फ्रांस में एक तरह से क्रांति लाई। ओके, तो इसी का असर था। हम देखते हैं कि आगे आगे जो है या इस नेपोलियन टाइम में जनता ने एक खुली हवा में सांस लेना शुरू किया, फ्रांस की जनता। ओके, तो अब हम देखते हैं, तो एक तरह से नेपोलियन के जाने के बाद इनको जो आज़ादी मिली, अब वही आज़ादी यहाँ पे वो ढूंढेंगे। ओके, तो देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो कैसे नेशनलिज्म का यूरोप में विकास होता है या शुरुआत होती है, तो पॉइंट्स है यहाँ पर।
ओके। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी कौन है? जो रूलर क्लास के लोग हैं। ओके, तो इनका विरोध कौन करेंगे? जो न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास कौन है? न्यू बिजनेसमैन है, न्यू इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बाहर से बिजनेस करके, बाहर से ट्रेड करके आए हैं, उनके पास पैसे अच्छे खासे हो गए हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, टीचर, लॉयर, पोइट, ये सब जो पढ़े लिखे हैं वो अब क्या चाह रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी का जो प्रिविलेज है वो खत्म हो। ओके, जहाँ यूरोप में जहाँ जहाँ भी है वो खत्म हो। ओके, और फ्रांस में भी खत्म हो। फ्रांस में क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि 1815 में जब नेपोलियन की हार होती है तो फिर से जो है एरिस्टोक्रेट का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो अब न्यू मिडिल क्लास क्या चाहता है? राइट टू प्रिविलेज, ओके, एंड 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 अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाहता, यानी कि फ्रीडम चाहता है। ओके, अब देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक एक वर्ग तैयार होता है जो एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है और नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है लिबरल नेशनलिज्म। तो उसमें हम देखते हैं एक आइडिया है जो लिबरल नेशनलिज्म विचारधारा को फॉलो करता है। इसका मतलब हुआ उदार राष्ट्रवाद। एक एक जैसे कि वर्तमान में है डेमोक्रेसी या सॉफ्ट गवर्नमेंट, तो उसी तरह से वहाँ भी यह विचारधारा चल रही थी। यह जो लिबरल नेशनलिज्म क्या चाहता था? एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो ये तो कॉमन पीपल चाह ही रहे थे, इसलिए कॉमन पीपल ने नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट किया। उसके बाद से पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ओके, पार्लियामेंट विल बी रूल एंड under the parliament the aristocrat and the rulers will work. ओके, तो इसलिए पार्लियामेंट सबसे ऊपर होगा। तो ये लिबरल नेशनलिज्म के लोग जो है मीन्स लिबरल नेशनलिज्म चाहता था और इस कारण से लोग इस आइडियाज को फॉलो कर रहे थे। अब रिमूव प्रिविलेज, वही प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार को खत्म किया जाए, कॉमन पीपल यही चाहते थे, इस कारण से लिबरल नेशनलिज्म को लोग सपोर्ट किया। लेकिन एक प्रॉब्लम दिखती है, सफरेज सफरेज इन नॉट नेसेसरी फॉर वुमेन। इन्होंने क्या कहा? कहा कि जो राइट टू वोट है वो वुमन के लिए कोई जरूरी नहीं है, यानी कि केवल मेन के लिए। और मेन के लिए उसमें भी कौन? जो जिसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है। तो ये अगर आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेमोक्रेसी में यह वर्क नहीं करता है। लेकिन बाकी बाकी सब चीज़ें जो थी वो एक नेशनलिज्म को लाने के लिए लिबरल नेशनलिज्म आइडिया काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टॉपिक है न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। तो हम देखते हैं 1815 में क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू होता है, जिसमें नेपोलियन की हार होती है और जो अलायंस पावर है इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया की जीत होती है। ओके, और फिर से जो है फ्रांस में फिर से जो है कंजर्वेटिव यानी कि जो पुराने रूलर्स हैं, ठीक है, वो फिर से आ जाते हैं और ये सब जो फ्रीडम था वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जनता जो खुली हवा में सांस ले चुकी थी, प्रिविलेज उसको मिले थे, राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई थी, ओके, फ्यूडलिज्म खत्म हो चुका था, वो सब फिर से आ जाने के कारण से जनता अब क्या चाह रही थी? नेशनल एक तरह से एक तरह से वो डेमोक्रेटिक कंट्री चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी। ओके, तो जनता ने इस चीज़ का अपोज तो किया लेकिन खुले रूप से नहीं किया। और हम देखते हैं जैकोबियन क्लब का निर्माण हुआ, जहाँ पर नेशनलिज्म का विकास होता है, जहाँ पे एक एक, एक कह सकते हैं कि रूलर के खिलाफ एक संगठन तैयार होता है। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका विरोध किया। और ट्रीटी ऑफ वियना वही है कि ट्रीटी ऑफ वियना के तहत नेपोलियन तो खत्म हो गया और फिर से जो कंजर्वेटिव, जो पुराने राजा थे, पुराने रूलर थे, चाहे ऑस्ट्रिया हो, फ्रांस हो और दूसरे जगहों पर मतलब फ्रांस में, मोस्टली फ्रांस में बैठा दिया गया। ओके, और जहाँ पर भी डेमोक्रेसी आई थी या नेशनलिज्म शुरू हुआ था वहाँ पर पुराने राजा को फिर से ला दिया गया। ओके, फोर्थ पॉइंट है द रिवोल्यूशनरीज। ओके, तो रिवोल्यूशनरीज यहीं पे दिखाई देते हैं क्योंकि यूरोप में जहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन का
फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर पड़ा था। वहीं ओके, वहीं जो है नेपोलियन कोड के कार्ड से फ्रांस और फ्रांस के जो जो पड़ोसी कंट्रोल पार्ट थे जो नेपोलियन ने कब्जा किया था, उसमें भी एक एक फ्रीडम, एक नेपोलियन कोड के तहत एक आज़ादी दिखी थी। वो आज़ादी फिर से छीन ली गई। तो इस कार से देखते हैं अब रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जगह जगह जैकोबिन क्लब बना करके उन पुराने रूलर का विरोध कर रहे थे। अब वो क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे, रिपब्लिक चाहते थे। ओके, एक रिपब्लिक कंट्री चाहते थे। तो ऐसे में हमने देखा कि जगह जगह पर जैकोबिन क्लब और रिवोल्यूशनरीज दिखाई देते हैं पूरे यूरोप में। और आगे इन्हीं के थ्रू हम देखते हैं कि रूलर चेंज होता है, यानी कि डेमोक्रेसी आती है, रिपब्लिक होती है। ओके, तो हम इटली में देखते हैं। इटली में कौन है? तो इटली में जेसीपी मेजनी है, जो जो यंग इटली, यंग यूरोप नामक संगठन बनाते हैं और नेशनलिज्म का प्रचार पूरे यूरोप में करते हैं, जिसके कारण से नेशनलिज्म फैलता है, लोग के अंदर जागरूकता आती है, लोग यूनाइटी बनाते हैं और एरिस्टोक्रेट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई करते हैं। और फिर हम एक समय आता है जब एक एक करके देश आज़ाद हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा, ठीक है, the making of nationalism in Europe. By this topic, we try to understand. Thank you, students.